जब उन्होंने मुझे दुर्घटना स्थल से बाहर निकाला, तब मैं अभी भी होश में था और एम्बुलेंस में था। सबसे पहले मैंने सुमिंग्याओ को फ़ोन किया, मेरी गर्लफ्रेंड जिसके साथ मैं 7 साल से था। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, मुझे पीछे से ज़ोरदार म्यूज़िक सुनाई दिया। उसकी आवाज़ में एक तरह की बेचैनी थी, जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। यीचेन, क्या हुआ? मैं एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ, जो मैंने दर्द सहते हुए पूरी की और अपनी आवाज़ को जितना हो सके स्थिर रखा। मिंग्याओ, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ। अभी अस्पताल में हूँ। मेरी बाईं टांग टूट गई है। कुछ सेकंड के लिए लाइन शांत हो गई। फिर उसकी आवाज़ आई, तनाव और जल्दबाजी में। क्या? गंभीर है क्या? वहीं रुको, मैं अभी आ रही हूँ। उसने फ़ोन काट दिया। मेरे अंदर गर्माहट की लहर दौड़ी। 7 साल का रिश्ता आखिर कुछ मायने रखता था। चाहे वो कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, फिर भी वो मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आ रही थी। मैं अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे तुरंत भर्ती कराना होगा, सर्जरी के लिए। मैं पलंग पर लेटा था कि तभी सुमिंग्याओं का मैसेज आया। लगभग पहुंच गया हूं, निकाल रहा हूं। अब तक तो एंट्रेंस तक आ गया हूं। डरो मत बेबी। मैं यही कहने वाला था कि तभी उसकी कॉल आ गई। उसकी आवाज़ में पछतावा था। ईचन, मुझे बहुत अफसोस है। सच में बहुत माफ़ करना। अभी जो क्लाइंट आया है वो हेडक्वार्टर का सीनियर एग्जीक्यूटिव है, जो खास मेरे लिए यहाँ आया है और मेरा नाम लेकर पूछा। मैं इससे निकल नहीं सकता। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए साल के दूसरे हाफ का सब कुछ है। क्या तुम अभी के लिए पेपर वर्क खुद संभाल सकते हो? मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। जैसे ही मैं ये काम ख़त्म करता हूँ, सीधे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा, ये वादा करता हूँ। मुझे अंदर से धीरे धीरे ठंडक सी महसूस होने लगी। ये चोट उस चोट से भी ज़्यादा दर्द देती थी जिसे मैंने चुपचाप झेला था। ठीक है, चलो अपना काम कर लो। कुछ देर बाद मेरा फ़ोन बजा। उसने मुझे 5,000 युआन ट्रांसफ़र किए थे। मैं उस नंबर को देखकर चुपचाप कड़वी हंसी छोड़ दिया। उसके 7 साल के अकाउंटिंग वाले काम का मतलब था ये, एक अनपेक्षित क्लाइंट मीटिंग से भी कम अहम। ठीक 5,000 युआन के काबिल। मैं दर्द को दबाते हुए दांत पीसने लगा और मैं एक पैर पर कूदते हुए एडमिशन काउंटर तक पहुंचा। एक नर्स ने एक तरफ से मेरा सहारा दिया। भुगतान की काउंटर पर लंबी लाइन लगी थी। मैं दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। बिल्कुल बुरा हाल, किसी की ज़रूरत नहीं और अकेला। कुछ करने को न था तो मैंने सोशल मीडिया खोल लिया और स्क्रॉल करने लगा। तभी मैंने देखा, शुन शुभाए सुमिंग्याओ का बचपन का प्यार ने 5 मिनट पहले पोस्ट किया था। फोटो में सुमिंग्याओ उसके ऊपर झुका हुआ था और सावधानी से कॉटन स्वाब से उसके हाथ पर एंटीसेप्टिक लगा रहा था। उसके हाथ की चोट हल्की दिख रही थी, लगभग नजर ही ना आने वाली एक हल्की सी लाल रेखा थी। लेकिन जिस तरीके से वो उसे देख रही थी, वो ध्यान, वो नरमी, मैंने कभी उसे किसी चीज को ऐसे देखा ही नहीं था। जगह एक जापानी रेस्टोरेंट का अच्छी तरह रोशनी वाला प्राइवेट रूम था। मैं तुरंत पहचान गया। वही जगह थी जहां हम अपनी सालगिरह मनाने आते थे। शून्य शुभाई के कैप्शन में लिखा था, यहाँ एक बेकार लड़का है जो सशीमी काटते वक्त खुद को ही चाकू मार बैठा। अच्छा हुआ मेरा मिंगमिंग यहाँ था, वरना मैं दर्द से मर जाता। कोई भी नहीं लेता। मेरी देखभाल वैसे करो जैसे मिंगमिंग करता है। इसीलिए मैं मिंगमिंग हूँ। मेरा हाथ जो फोन पकड़ रहा था, मेरी पकड़ की ताकत से थोड़ा कांप रहा था। पोस्ट के नीचे हमारे आम दोस्त पूरी तरह से चुप थे। न लाइक, न कमेंट। स्क्रीन के जरिए ये अजीबपन साफ दिख रहा था। सिर्फ मैं ही शांति से आगे बढ़ा और लाइक बटन दबाया। फिर मैंने सुमिंग्याओ को वो आखिरी मैसेज भेजा जो मैं उसे 7 सालों में कभी भी भेजूंगा। और सब कुछ इसी पर खत्म हुआ। एक बेवकूफ को जाहिर तौर पर एक बेबीसिटर की जरूरत होती है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। जाओ। और साथ में तुम्हें लंबी और खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं। भेजो। कांटेक्ट डिलीट करो। साफ साफ और अंतिम। मैंने फोन रखा और गहरी धीरे धीरे सांस ली। मैंने ऊपर उस कड़क फ्लोरोसेंट लाइट की तरफ देखा जो पेमेंट विंडो के ऊपर थी। उस पल मेरा पैर मुझे महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा दिल पहले ही सुन्न हो चुका था। एडमिशन का कागजात पूरा करने के बाद मैं ठंडी अस्पताल की बेड पर लेट गया। मेरा फोन बिल्कुल खामोश था, जैसे ईंट। सुमिंग्याओ ने कभी संपर्क नहीं किया। शायद उसने मैसेज अभी तक नहीं देखा,
या शायद देखा होगा, और वो मान रही थी कि मैं फिर से अपनी वही पुरानी हरकतें कर रहा हूँ और आखिर में ठंडा होकर खुद ही माफ़ी मांगने वापस आ जाऊंगा। वो हमेशा इसी पर भरोसा करती थी। उसे पता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ और उसने इसका फ़ायदा उठाया। मगर इस बार सच में सब खत्म हो गया था। अगले दिन सुबह जल्दी मेरे माता पिता हमारे घर से यहाँ आए। जब मेरी माँ ने मेरा पैर प्लास्टर में देखा तो उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं। ये सब कैसे हुआ? मिंगमिंग कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं है? मैंने उसे बताया कि हम दोनों अलग हो गए हैं। मेरी माँ ने घूर कर देखा। मैं, ऐसा अचानक? तुम दोनों शादी की बातें कर रहे थे। तुम पहले ही फ्लैट खरीद चुके थे। माँ, कुछ बातें बस खत्म हो जाती हैं। मैं मेरे पिता ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा, फिर मेरी तरफ देखा। ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी है, फैसला तुम्हें ही लेना है। अभी सिर्फ एक चीज मायने रखती है, ठीक होना। पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारी माँ और मैं यहाँ हैं। हम इसे पार कर लेंगे। उन्होंने सब कुछ संभाला, इधर उधर भागते रहे, और सुमिंग्याओ पूरी तरह से खामोश। तीसरे दोपहर तक ही उसका नाम मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में आया था। उसने साफ देखा था कि मैंने उसे डिलीट कर दिया है। मैंने रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। थोड़ी देर बाद मेरा फ़ोन बजा। हमारी कॉमन फ्रेंड लिन लियोन थी। उसकी आवाज़ में फुर्ती थी। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है मिंग्याओ बहन के साथ? वो पागल हो रही है, तुम्हें ढूंढ रही है, फ़ोन भी नहीं लग रहा। कुछ खास नहीं, मैंने कहा। हमने ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप क्यों? आप दोनों तो कुछ दिन पहले तक बिल्कुल ठीक थे। ये पूछो तो बेहतर होगा उससे। मेरे एक्सीडेंट वाली रात, वो ज़रूरी क्लाइंट जिसे उसने बताया था, उससे पूछो कि उसका नाम शून शुबाई था क्या? दूसरी तरफ से सन्नाटा। लीन लियोन जाहिरा तौर पर उन लोगों में से एक था जिसने वो पोस्ट देखी थी। भाई चेन, ये शायद बस कोई गलतफहमी हो। लीन लियोन, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो उसकी तरफ मत झको, मैं थक चुका हूं। मैं फोन काट रहा हूं। कुछ देर बाद मेरे अस्पताल के कमरे का दरवाजा जोर से धक्का मारकर खुल गया। उस वक्त तक इस रिश्ते को लेकर मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। एक भी नहीं बची थी। सू मिंग्याओ घुस आई। उसकी माँ चाची सू बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। मिंग्याओ की आंखें सूजी हुई और लाल थीं। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। यीचेन, तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुमने मुझे क्यों डिलीट कर दिया? मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। मेरी माँ तुरंत उठी और उसके सामने आ खड़ी हुई। मिस सू, यीचेन को आराम की जरूरत है। कृपया आवाज थोड़ा कम करें। चाची सू ने अपनी बेटी को पीछे खींचा और मुझसे नाराजगी भरे लहजे में बोली, छोटा झांग, इसका असली मतलब क्या है? मिंग्याओ खा भी नहीं पाई है या फिर 2 दिन तक सोती रही? उसकी आंखें रो रो के सूजी हुई थीं। तुम चुप हो जाते हो, उसके फोन अनसुने कर देते हो और गायब हो जाते हो। क्या आदमी ऐसे ही बर्ताव करता है? छोटी छोटी बात पर ब्रेकअप? 7 साल का रिश्ता और तुम उसे कुछ भी नहीं समझते। मैं मुस्कुराया। छोटी बात? आंटी सू, मैं एक कार एक्सीडेंट में था। मेरी टांग टूटी हुई थी। उसने मेरे सामने झूठ बोला कि उसके पास एक महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग है, ताकि वो अपने बचपन के प्यार के हार्ट पर लगे कागज के कटने का इलाज कर सके। तुम इसे छोटी बात कहोगे? सुमिंगयाओ का रंग उड़ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। शब्द बस बह रहे थे। यीचेन, कृपया मुझे समझने दो। बात वैसी नहीं थी जैसी तुम सोच रहे हो। मैं वाकई उस दिन काम के लिए वहां था। शिनशुबाई बस उसी कंपनी में था। वो फिसला और मैंने उसकी मदद की सफाई करने में, बस इतना ही। वो पोस्ट उसका ही था, मेरा नहीं। मैंने उसे पहले ही डांट लगाई थी। मैंने उसके बारे में बिना कोई गर्मजोशी के देखा था। जारी रखो। तुम अभी अपनी कहानी पूरी नहीं कर रहे हो। कौन सा क्लाइंट तुम्हें अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मेरी मिंगमिंग बनकर दिखाने देगा? कौन सी बिजनेस मीटिंग में तुम जापानी रेस्टोरेंट में बैठे हो जबकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एम्बुलेंस से कॉल कर रहा है? तो क्या हुआ अगर वो दोनों साथ थे? शून शुबाई और हमारे मिंग्याओ साथ साथ बड़े हुए हैं। वो तो जैसे भाई बहन हैं। बस मजाक था। तुम बड़े आदमी हो और इतनी छोटी बात नहीं संभाल पा रहे। क्या सच में 7 साल खत्म कर दोगे इसलिए? तुम्हें पता है, उसने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी जिंदगी दी है। मैं तो हंस पड़ता। मुझे उससे माफी मांगनी है। आंटी सू,
शायद पहले अपनी प्यारी बेटी से पूछो कि क्या मैंने उसे कोई वजह दी है इन 7 सालों में शिकायत करने के लिए। मैं रुक गया, अपनी नज़र मिंग्याओ के घबराए हुए चेहरे से हटाकर आंटी सू के दबंग चेहरे पर डाल दी। ब्रेकअप सच है, हमारे बीच अब कुछ भी कहने को नहीं बचा। इस वक्त बस एक ही चीज़ निपटानी है, और वो है संपत्ति। हमें उस फ्लैट का मामला सुलझाना होगा जो हमने साथ में खरीदा था। जैसे ही फ्लैट का जिक्र हुआ, दोनों के चेहरे पूरी तरह बदल गए। वही यूनिट इस रिश्ते को जोड़कर रखने वाली आखिरी कड़ी थी, और वही चीज़ थी जिस पर वे भरोसा कर रहे थे ज़्यादातर मामलों में। आंटी सू की आवाज़ तेज़ हो गई। बिल्कुल नहीं, उस फ्लैट को क्यों छेड़ा जाए? टाइटल मिंग्याओ के नाम पे है, और हमने 30 लाख डाउन पेमेंट में डाले हैं। इसका तुमसे क्या लेना देना? सू मिंग्याओ ने मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, ईचेन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो हमारा घर है। तुमने वादा किया था कि हम वहीं शादी करेंगे, कहा था कि हम अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताएंगे। क्या तुम सब कुछ भूल गए? मैंने सुकून से अपना हाथ छुड़ाया। घर वो जगह होता है जो सिर्फ तुम्हारा होता है। अगर वो कहीं ऐसा होता है कि कोई बिना दो सोचे समझे तुम्हें छोड़ दे, जैसे ही कोई और आदमी फोन करे, ऐसा घर क्या घर होता है? मैं आंटी सू की तरफ देख रहा था। मेरी आवाज़ ठंडी और पक्की थी। तुम सही कह रही हो आंटी सू। वो मकान सू मिंग्याओ के नाम पर है। जब हमने वो फ्लैट खरीदा था, मेरा नाम पहले ही मेरे मम्मी पापा के पुराने घर पर था, तो हमने उसका पहला घर खरीदने वाला स्टेटस इस्तेमाल किया था क्वालिफाई करने के लिए। बस इसी वजह से उसका नाम ही डीड पर था। मैं इसके लिए राजी हुआ क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता था, लेकिन डाउन पेमेंट 12 लाख थी। तुम्हारे परिवार ने 3 लाख डाले, मेरे पक्ष ने 9 लाख डाले। उसमें से 7 लाख मैंने खुद बचाए थे, बाकी 2 लाख मेरे माता पिता से आए थे। मेरे पास हर एक ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड है, हर बैंक स्टेटमेंट भी, सब कुछ। आंटी सू के चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो गया। और ये सब डाउन पेमेंट तक ही नहीं रुका। महीने का मॉर्गेज 12,000 युआन है। पिछले 2 साल से मैं हर किस्त खुद चुका रहा हूँ। रेनोवेशन की कीमत 5 लाख थी, वो भी पूरी तरह मेरी तरफ से थी। मेरे पास इसकी भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर हम इसे ख़त्म कर रहे हैं तो वो कर सकती है। अपार्टमेंट रख लो, लेकिन उसे हर एक युआन जो मैंने लगाया है ब्याज के साथ वापस देना होगा। 9 लाख डाउन पेमेंट में, 24 महीने के मॉर्गेज पेमेंट्स, 2 लाख 88 हज़ार, 5 लाख मरम्मत में, कुल मिलाकर 16 लाख 88 हज़ार। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सु मिंग्याओ और उसकी माँ मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उनके दिमाग में मैं हमेशा से भरोसेमंद समझदार बॉयफ्रेंड था जो मिंग्याओ की हर इच्छा मानता था। उन्होंने सोचा था कि अगर वे 7 साल की कहानी याद दिलाएंगी, अगर वह रोएंगी और काफ़ी, अगर ये सीन होता तो मैं शायद नरम पड़ जाता, पीछे हट जाता, वैसे जैसे हमेशा करता आया हूँ। उन्हें मेरी ये नई वाली छवि की उम्मीद नहीं थी। शांत, पक्का फैसला ले चुका, हर एक नंबर गिना हुआ। आंटी सु गुस्से से कांप रही थी। ये चेन, तुम बहुत बर्बर हो रहे हो। हमारी मिंग याओ ने तुम्हें अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे 7 साल दिए। तुम कैसे बैठकर इसे बस पैसे तक सीमित कर देते हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसे पैसे तक सीमित करना? आंटी सु, थोड़ा समझदारी से सोचो। अगर मैं वो होता जो बाहर निकल रहा होता तो तुम मुझे कुछ नहीं छोड़ती, और वो भी सही था। तो फिर जब तुम्हारा बेटी ने कुछ गलत किया तो अचानक मैं बेरहम हो गया। मैं ही तो सोच समझ कर काम करने वाला हूँ। उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने बस एक दोस्त की मदद की थी, बस इतना ही। तुम हो जो बिना वजह कुछ बड़ा बना रहे हो। मैंने धीरे धीरे सिर हिला दिया और बहस करना बंद कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं बिना वजह कुछ बड़ा बना रहा हूँ, तो फिर चर्चा करने की और भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम साफ साफ रास्ता अलग कर लेते हैं, हिसाब किताब निपटा लेते हैं। 16 लाख 88 हज़ार जैसे ही तुम मुझे वापस कर दोगे, मैं हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, जब भी तुम तैयार हो। सू मिंग याओ आखिरकार सदमे से संभली। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। ये चेन, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतनी रकम कहाँ से लाऊं? कृपया ऐसा मत करो। चलो अलग मत होते। मैं गलत थी, मुझे पता है मैं गलत थी। मैं फिर कभी शान शुबाई से नहीं मिलूंगी। बस मुझे एक और मौका दे दो। फिर मैंने उसे ठंडे दिमाग से देखा। पैसे नहीं है तो फिर फ्लैट बेच दो। आज के मार्केट वैल्यू पर वो जगह आसानी से 40 लाख में बिक जाएगी। मॉर्गेज का जो भी बकाया है चुकाओ, और बाकी मैंने जो भी लगाया है उससे कहीं ज़्यादा वापस मिलने वाला है। तुम्हारे परिवार को भी 3 लाख वापस मिलेंगे, शायद कुछ बच भी जाए। आंटी सू फिर चिल्लाईं, बिल्कुल नहीं, हम वो फ्लैट नहीं बेचेंगे। दाम तो अभी भी बढ़ रहे हैं।
अभी बेचने का मतलब पैसे फेंकने के बराबर है, और वो मिंग याओ का शादी वाला घर है। मैंने हल्की हंसी छेड़ी। शादी वाला घर? अब जो लड़का वो शादी करने वाली है वो मैं नहीं हूँ। फिर वो शादी वाला घर किस काम का रख रही है? शान शू बाई को शिफ्ट करने के लिए। सू मिंग याओ की आवाज़ टूट गई, एक तेज चीख में बदल गया। ये चेन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या सच में तुम मुझे इसी नज़र से देखते हो? मैंने बिना किसी गर्मजोशी के जवाब दिया। और मैं क्या सोचूं? क्या तुमने इतना कुछ नहीं किया कि मैं ऐसा सोचूं? मेरे पिता, जो अब तक एक शब्द भी नहीं बोले थे, आखिरकार खड़े हुए। वे चले और सीधे दोनों के सामने खड़े हो गए। मुझे लगता है मेरे बेटे ने बहुत साफ कह दिया है। हमारे परिवार का कोई इरादा नहीं है कि हम इस मामले को ज़्यादा बिगाड़ें, लेकिन हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। दोनों परिवारों ने उस अपार्टमेंट में पैसा लगाया है। चूंकि चीज़ें ठीक से नहीं चली, बिल्कुल सही होगा कि जो कुछ भी है उसे उसके अनुसार बांटा जाए, जितना इतना हर पक्ष ने दिया है। ये किसी भी नज़रिए से ठीक है, बिल्कुल। अगर तुम तैयार हो बैठकर इसे ठीक से सुलझाने के लिए तो हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोर्ट में मिलेंगे। एक बार ये सब सार्वजनिक हो गया, और होगा ज़रूर, तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, खासकर मिंग याओ की छवि के लिए। मेरे पिता की बातें सुनकर आंटी सू की जो भी उम्मीद बची थी वो खत्म हो गई। अब उसे समझ आ गया था कि हम हर बात गंभीरता से कह रहे हैं, और वह जानती थी कि हम सच कह रहे हैं। उसका सबूत भी था। अगर मामला कोर्ट तक गया तो वे हार जाते। न सिर्फ उन्हें हर युआन लौटाना पड़ता, बल्कि मिंग याओ की धोखेबाजी सार्वजनिक हो जाने के बाद उसे लंबे समय तक उसी नाम से जीना पड़ता। आंटी सू ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, तुम जीत गए, हम पैसा वापस कर देंगे, लेकिन 16,88,000 हम एक साथ नहीं दे सकते। हमें थोड़ा वक्त दो। डॉट। मैंने सिर हिलाया। 1 महीना। मुझे 1 महीने के अंदर पैसा दे दो, नहीं तो मैं सीधे कोर्ट जाऊंगा, केस कर दूंगा, और संपत्ति फ्रीज हो गई। तुम्हारी मर्जी बस। जैसे ही सू मिंग याओ मेरी तरफ देख रही थी, उसकी आंखें डर से बड़ी हुई थीं, और कुछ अजीब सा अनजाना सा लगा था, जैसे वो किसी ऐसे शख्स को देख रही हो जिसे अब वो पहचान ही नहीं पा रही। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो नरम दिल, सब्र वाला आदमी जिसे वो जानती थी, इतना ठंडा और इतना अंतिम हो सकता है। उसे डर था कि वो अपार्टमेंट खो देगी जो वो लगभग मुफ्त में पाने वाली थी। डर था उस वॉलेट को खोने का जो कभी उससे इनकार नहीं करता था, और सबसे ज़्यादा डर था उस तबाह कर देने वाली चीज़ का सामना करने का जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस सब के बाद जैसे ही उसने शान शूबाई की तरफ रुख किया, वापस लौटने का हर रास्ता बंद हो चुका था। दोनों हार मानकर अस्पताल का कमरा छोड़कर चले गए। फिर सब कुछ में सन्नाटा छा गया, और मेरी माँ मुझसे देर तक निहारती रही। उसके होंठों पर कुछ कहना था, लेकिन वह